I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Welcome viewers, welcome to my YouTube channel World of Science. Here I am with another video of the chapter 2nd of book Botany D by the Professor Riazul Haq Rame. So let's start. पिछली वीडियो में हमने इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस और टर्गर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर के हवाले से हमने पढ़ लिया था कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर इसको देख लीजिएगा। आज हमने पढ़ना है ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट में देखें क्या होता है। कहते हैं ऑस्मोसिस के हवाले से जब हमने ओल्ड कंसेप्ट को देखा था तो उसने दो तरह के मैकेनिज़म्स के बारे में जिक्र किया गया था। एक में उसने बोला था हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम हो सेल की निस्बत, जैसे आपने कोई भी सेल है किसी भी आपने कंटेनर में ले लिया है और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है लेकिन सेल की जो बाहर एरिया है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो कहता है उस नतीजे में क्या होगा, उस नतीजे में जो सेल के अंदर वाला वाटर है वो डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर मूव कर जाएगा। नीचे उसने कहा अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फॉर वाटर। अब अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में उसने क्या कहा, कहता है इट कॉजेज लेस फ्री वाटर ऑन द हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहता है उसकी वजह से हुआ क्या, सेम वही बात उसने जो ऊपर बोली थी उसी को उसने नीचे रिपीट कर दिया है कि वाटर कंसंट्रेशन जो है वो बाहर कम है अंदर की निस्बत, यानी सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है लेकिन सेल की जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेट मूवमेंट होगी वाटर की। नीचे है हमारे पास न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट में बच्चे अगर देखा जाए तो वो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं, मैंने आपको वो पहले करवा दी थी ऑस्मोसिस के हवाले से कि किस तरह से हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशन में हमारे पास सेल कौन वाटर सेल के अंदर एंटर होता है या किस सिचुएशन में सेल से वाटर रिमूव हो जाता है और किस सिचुएशन में सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। प्लाज्मोलाइज्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऑस्मोसिस के बच्चे न्यू कंसेप्ट में उसने कहा था कि ऑस्मोसिस को फोर्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट प्लांट्स में ऑस्मोसिस होने के लिए वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। मींस वहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। और बच्चे होता क्या है कि वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है और टर्गर प्रेशर हमेशा सेल वॉल के अगेंस्ट एग्जर्ट होता है। अब बच्चे एक वक्त ऐसा आता है कि वाटर जो है वो वाटर जो है ना जब ऑस्मोसिस कर रहा होता है तो वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली ऑस्मोसिस कर रहा होता है, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाए। जब ऐसा हो तो तब वहाँ पे एक स्टेडी स्टेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे स्टेडी स्टेट क्रिएट होगी तो हमारे पास उन तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि या तो हमारे पास सेल जो है वो हाइपरटोनिक हो जाए, यानी अगर बाहर सोल्यूट ज़्यादा हो तो हम कहते हैं सेल हाइपरटोनिक हो चुका है। जैसे ही बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सेल अपना सोल्यूट जो है वो बाहर से गेन कर लेगा और अपना वाटर लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। और जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सेल हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद है। मैंने आपको नीचे डायग्राम बना के दिखा दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे सोल्यूट कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मद्देनज़र रख के हमने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बच्चे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, जहाँ पर भी हाइपरटोनिक वर्ड आ गया आपने ये चीज़ याद रख ली कि बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, और अंदर सोल्यूट कम होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि फ्लैसिड एक सेल फ्लैसिड कब होता है बच्चे, एक सेल फ्लैसिड तब होता है जब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर ऐड हो जाए। ठीक है, अब उसमें आपने क्या उसने कहा, कहता है अगर हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो,
यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट का लेवल बाहर कम हो, तो सेल क्या करेगा, अपना सोल्यूट बाहर की तरफ भेज देगा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि हमेशा मूवमेंट हाई से लो होती है, तो सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा था तो उसने अपना सोल्यूट जो है बाहर की तरफ निकाल दिया। लेकिन सेल के अंदर वाटर का लेवल कम था और हुआ क्या, जो हमारे पास फ्रेश वाटर मौजूद था सेल के बाहर, वो वाटर बाहर ज़्यादा था लेकिन सेल के अंदर कम था, तो बाहर से वाटर सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो गया। जैसे ही बाहर से फ्रेश वाटर सेल के अंदर एंटर होता जा रहा था, सेल की कंसंट्रेशन, जो अंदर वाटर की कंसंट्रेशन थी, वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से सेल हमारे पास फ्लैसिड हो गया। नेक्स्ट है बच्चे, हमारे पास एक कंडीशन आती है प्लाज्मोलाइजेशन। प्लाज्मोलाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको एक बड़ी डायग्राम वहाँ पे बनाकर दिखाई है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्ली शो करवाया है। एक सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी है और दरमियान में उसका न्यूक्लियस है। अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही हो तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने सेल की मेम्ब्रेन को सेल की वॉल के साथ डिसएंगेज कर दिया है। बच्चे, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सेल की मेम्ब्रेन सेल की वॉल के साथ डिसएंगेज होकर अपनी शेप चेंज कर ले, उसे हम कहते हैं कि सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, और ऐसा हमेशा हमारे पास तब होता है जब भी सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल की तरफ वाटर प्रेशर कम हो जाए। क्लियर है। उसके बाद है नीचे कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में हमने पढ़ना है कि ऑस्मोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर, और उसके अलावा सेल्स के हवाले से भी क्यों ज़रूरी है, और किन किन चीज़ों में ऑस्मोसिस बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो फूड है, फूड की प्रिजर्वेशन में भी ऑस्मोसिस बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। सबसे पहला पॉइंट देखिए उसने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में बच्चे आपको उसने छोटी सी बात बताई है। कहता है हमारे प्लांट्स के सेल के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूल होती है और उस वैक्यूल के बाहर वाली लेयर को बच्चे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। आपने 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5 या 6 क्लास में ही तो आजकल बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है उसके बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं। तो बच्चे, उसके बाहर वाली लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है बच्चे कि उसी टोनोप्लास्ट के ज़रिए वाटर इन और आउट मूव कर रहा होता है। किस प्रोसेस के ज़रिए वाटर मूव करता है? ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर मूव कर रहा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स भी ऑस्मोसिस कर रहे होते हैं। बच्चे, ऑस्मोसिस जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होता है प्लांट्स की रूट्स के अंदर। क्यों? आपने बचपन से ये चीज़ पढ़ी है कि प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन से पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब आपको ये भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि ज़मीन से पानी की एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 2 में उसने एक और बात लिखी हुई है। उसने कहा हुआ है कि प्लांट्स के जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, उन रूट्स के सेल्स ने अपने अंदर सोल्यूट्स को स्टोर किया होता है ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए पॉइंट नंबर 3 है। उसमें कहता है रूट के प्रेशर के बारे में। बच्चे, होता ये है कि वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट रूट के अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है, लेकिन जैसे ही वाटर और मिनरल की मूवमेंट रूट के अंदर होती है तो उसकी वजह से बच्चे वहाँ पे एक रूट प्रेशर कॉज कर दिया जाता है। और रूट प्रेशर का काम क्या होता है? अब आपने ये चीज़ तो पढ़ी है कि प्लांट्स ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो बच्चे पानी रूट से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वो किस चीज़ की वजह से मूव कर रहा है? वो रूट प्रेशर की वजह से मूव कर रहा है। यही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 4। उसमें उसने कहा कि ऑस्मोसिस जो है वो गार्ड सेल्स को कंट्रोल करने में भी काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे बच्चे? गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। कहता है गार्ड सेल्स
जब भी पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं वो ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से वो टर्जिड हो जाते हैं और खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती है, वाटर का लॉस होता है। लेकिन अगर क्या हो कि वही हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो अपना पानी लूज़ कर दें, यानी गार्ड सेल्स ने ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी अपने अंदर रिसीव किया था ना, और वो टर्जिड होकर ओपन हो गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से अगर वो ऑस्मोसिस करके जो पानी उन्होंने अपने अंदर ऑब्टेन किया था उसी को लूज़ कर दें और वो अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये फ्लैसिड हो चुके हैं, और जैसे ही वो अपनी असल हालत में वापस आएंगे तो वो क्लोज़ हो जाएंगे। स्टोमेटा के बारे में आपने ऑलरेडी बुक्स में पढ़ा होगा, वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, ज़्यादातर स्टोमेटा जो है वो पत्तों के ऊपर शो करवाए जाते हैं आपको, और कहा यह जाता है कि प्लांट्स ने जब भी इवेपोरेशन करनी होती है तो वो अपने स्टोमेटा के गार्ड सेल्स को ओपन करके इवेपोरेशन कर लेते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें उसने कहा कि फ़ूड की प्रिजर्वेशन भी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। बच्चे, यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि ऑस्मोसिस के ज़रिए भी अब फूड की प्रिजर्वेशन हो सकती है। आप अगर फूड को किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल के रख दें, चाहे वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन शुगर का हो या सॉल्ट का हो, अगर आप अपने फूड को उसमें स्टोर करके रख दें तो होता ये है कि आपके फूड के अंदर चाहे जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हों वो अपना पानी लूज़ कर देते हैं और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। बच्चे, जिस इंसान को पानी की कमी हो हम उसे कहते हैं कि इस इंसान को डिहाइड्रेशन है। तो जब बैक्टीरियल सेल्स ने अपना वाटर लूज़ करना है तो हम कहेंगे कि बैक्टीरियल सेल्स भी डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं। जब बैक्टीरियल सेल्स अपना वाटर लूज़ कर देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, और इसी तरीके से हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। कॉमन एग्जांपल्स उन्होंने फूड्स की दी हुई हैं, जैम्स, जेलीज और पिकल्स। इनको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। नेक्स्ट उसने बोला है कि ऑस्मोसिस इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स कि हम ऑस्मोसिस के ज़रिए कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम उसके ज़रिए इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम सोल्यूट का भी मॉलिक्यूलर वेट इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। एक और उसने यहाँ पे यूज़ लिख दिया है, कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर। आगे है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के दरमियान बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। ऑस्मोसिस में हमने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन डिफ्यूजन में हमने सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। ऑस्मोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स हाई से लो मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन डिफ्यूजन में हमने किसी किस्म की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं किया था। ऑस्मोसिस में हमने एग्जांपल्स उसने दे दी हैं, कहता है जब भी पोटैटो के पीसेस को किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ऐड कर दें, सुक्रोज के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, अपना वाटर लूज़ कर देते हैं। और दूसरी तरफ उसने डिफ्यूजन की एग्जांपल दी है कि हम अगर किसी भी ग्लास में, पानी के ग्लास में अगर हम एक इंक का कतरा फेंकें तो वो इजीली इर्द गिर्द डिफ्यूज़ हो जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल में डिफ्यूजन का लेक्चर समझाया था। जिसको समझ ना आई हो डिफ्यूजन के बारे में वो जाके पिछले लेक्चर को सुन सकता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा मैंने आपसे यहाँ पे एक और बात करनी थी कि मैं इस चैनल के ऊपर अपनी ज़ूलॉजी की भी वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। कल से हम लोग ज़ूलॉजी का भी स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ज़ूलॉजी सी, ज़ूलॉजी डी, बॉटनी सी, बॉटनी डी, इनके जो प्रैक्टिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के हवाले से वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं और उनको आपने किस किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।